Morning, students. In our last class, we have discussed the frictional force that is acting on the two surfaces, right? हमने देखा कि दो surfaces जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स वर्क करता है, राइट? बेसिकली उन दोनों की सर्फेसेस में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उन इरेगुलरिटीज़ के कारण वो दोनों सरफेस में इंटरलॉकिंग होती है और उस इंटरलॉकिंग के कारण एक फोर्स वर्क करता है दोनों सरफेसेस के बीच में, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? दीज ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर अर्लियर। और किसी सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है कि दो सरफेसेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वर्क करेगा। वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेसेस। हमने ये देखा कि जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन किस कारण से होता है? इंटरलॉकिंग के कारण से, राइट? दो सर्फेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उन इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग के कारण उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वर्क करता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ़ द टू सर्फेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम दो सर्फेसेस को हार्डर प्रेस करेंगे, उनको ज़्यादा प्रेस करेंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, राइट? मतलब जितना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट को हम प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो एक मैट अगर हम लें, एक चटाई लें, उसको उस पर अगर कोई बैठा हुआ नहीं है तो हम उसको इजीली खींच सकते हैं, राइट? लेकिन अगर उसके ऊपर कोई पर्सन बैठा हुआ है, तब उस केस में उस चटाई को खींचना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट? उसको ड्रैग करना मुश्किल हो जाएगा। Recall your experience when the last time you moved a heavy box from one place to another. आप अपने एक्सपीरियंस को अगर रिकॉल करें when last time you moved a heavy box from one place to another, अगर आपने कभी एक हैवी बॉक्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया हो, तो अगर हम उस चीज़ को समझें, सो इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट द एक्सपीरियंस नाउ। What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? अगर हम एक हैवी बॉक्स को मूव कर रहे हैं तो दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा इजी है? जब वो रेस्ट में है, रेस्ट से उसको मोशन में लाना, या अगर वो एक बार हिल गया, अगर वो एक बार मोशन में है, तब उसको और ज़्यादा डिस्प्लेस करना वो ज़्यादा इजी है, या अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और रेस्ट से आप उसको मोशन में ला रहे हो वो ज़्यादा इजी है? तो जब आप ये चीज़ अगर करके देखें, सो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तब उसको मूव करवाना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू जब हमने उसको रेस्ट से मोशन में लाया उसके कंपैरिजन में, राइट? तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने फोर्स अप्लाई किया उस पर तो आपकी आधी एनर्जी उसकी स्टेट को चेंज करने में चली गई, राइट? वो पहले रेस्ट में था, मोशन में आपको लाना था, तो रेस्ट से मोशन में लाने में आपकी कुछ है जो फोर्स है वो थोड़ा सा एनर्जी वहाँ पर एक्वायर्ड हो गई, और जो बची हुई एनर्जी है उसके कारण जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस हुआ। लेकिन उसके अपोजिट केस में जब बॉक्स ऑलरेडी मोशन में था तो वहाँ आपकी पूरी एनर्जी उसको डिस्प्लेस करने में लगी, और आपको उसकी स्टेट को चेंज करने में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, राइट? The force required to overcome the friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक ऑब्जेक्ट के पर जितना फोर्स वर्क कर रहा है उसको ओवरकम करने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ा, दैट इज़ द थिंग जो हमको बताती है कि कितना हमने फोर्स लगाया जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट? ऑन द अदर हैंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मतलब वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उस समय उस पर जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये एक हैवी बॉक्स है, दिस इज़ अ बॉय हु इज़ ट्राइंग टू पुश द हैवी बॉक्स। अगर ये बॉक्स रेस्ट में है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमने और कंक्लूड की कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, राइट। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब बॉक्स स्लाइड करने लग जाता है, द contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor। जब एक बॉक्स स्लाइड करने लग जाता है तो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है दो सर्फेसेस के बीच में, उसको उतना सफिशेंट टाइम नहीं मिलता है कि वो लॉकिंग कर ले, और जब वो लॉकिंग नहीं करता है तो वो जो सरफेस है वो इजीली, जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली एक सरफेस पे मूव कर जाता है, राइट। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। एंड you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तब उसको मूव करना इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट से मोशन में ला रहे हो तब, राइट। नाउ द नेक्स्ट, फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमको ऐसा लग रहा है कि फ्रिक्शन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो चलने में उसको दिक्कत हो रही है, राइट। फ्रिक्शन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब वो जो है उसका नेचर अच्छा नहीं होगा। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू do our day-to-day activities, right? Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a kulhad, earthen pot or a glass tumbler? अगर हम हमारे एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करें तो आपने समझा होगा कि एक कुल्हड़ को पकड़ना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्लास टम्बलर, राइट। तो एक कुल्हड़ आपने देखा होगा जो मिट्टी का बना होता है, तो उस कुल्हड़ को होल्ड करना इजी होता है अगर हम एक ग्लास टम्बलर की बात करें उसके कंपैरिजन में, राइट। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द कुल्हड़ इज़ ग्रीसी और हैज़ अ फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट। लेकिन अगर मैं उसी कुल्हड़ के ऊपर एक ऑयल की या एक ग्रीस की एक कोटिंग कर दूं, तब उस केस में क्या उसको पकड़ना उतना ही इजी रहेगा या डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो ऑब्वियस ही बात है कि जब आपने उसके ऊपर कोटिंग कर दी है एक स्मूथ सरफेस की, अगर आप उस पर ग्रीस लगा दोगे, ऑयल लगा दोगे, तब उसको पकड़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या, बेसिकली जब कुल्हड़ पर ऑयल नहीं लगा हुआ था उस समय फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो ज़्यादा था, राइट। और जब वो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा था तो हम उसको इजीली पकड़ पा रहे थे। लेकिन जब हमने उस पर ऑयलिंग कर दी या ग्रीसिंग कर दी तो हमने क्या कर दिया, उसको स्मूथ बना दिया मतलब फ्रिक्शन कम हो गया, और फ्रिक्शन कम हो गया तो उसको होल्ड करना हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। और यही रीज़न होता है जिसके कारण हम उसको होल्ड इजीली नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, राइट। तो किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन हो,
अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे और चीज़ें जो है वो स्लिप हो जाएंगी। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और अ वेट मार्बल फ्लोर। आप ये भी समझिए कि अगर एक मडी ट्रैक है, एक कीचड़ से भरा हुआ रास्ता है, तो उस पे चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कीचड़ जो मड है वो स्लिपरी होता है। स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि उसके कारण फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, और जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो उस पर चलना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और हम स्लिप हो जाएंगे। ऑल्सो अगर एक मार्बल का फ्लोर है जो कि वेट है, गीला है, तो उस पर चलना भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो जो सरफेस है वो वेट है, इसलिए हम उस पर इजीली नहीं चल पाएंगे। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन? क्या आप ये सोच सकते हो, अगर किसी सरफेस पे फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ, ज़ीरो फ्रिक्शन हुआ, तब हमारे लिए उस सरफेस पे चलना कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट? इवन हम उस पर बिल्कुल चल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पैर उस सरफेस पर ग्रिप ही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें रेगुलरिटीज़ ही नहीं हैं, राइट? आपको पता है कि हम ग्रिप कब तब बना पाते हैं जब किसी सरफेस में रेगुलरिटीज़ होती हैं और इंटरलॉकिंग होती है, तो इंटरलॉकिंग के कारण ग्रिप बनती है। लेकिन जब सरफेस में इंटरलॉकिंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इतनी स्मूथ है, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़ीरो है, तो हम वहाँ पे ग्रिप ही नहीं बना पाएंगे और हम गिर जाएंगे, राइट? अ नेल इज़ फिक्स्ड इन अ वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन। यू कुड नॉट राइट विथ अ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। हम एक पेन और पेंसिल से लिख भी नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो, राइट? एक पेन की टिप पे और पेपर सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही हम पेपर पर कुछ भी लिख पाते हैं। अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम पेपर पर पेन से कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। When your teacher is writing with a chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to द ब्लैक बोर्ड। और जब हम आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे जब हम पढ़ा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड और हमारी चॉक के बीच में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है, इसीलिए हमारा चॉक जो है वो बोर्ड पे चल पा रहा है। और अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चॉक पर हम बोर्ड पे लिख भी नहीं पाएंगे, राइट? तो इसलिए हम ये देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगी, और हम चलना फिरना तो दूर की बात है, हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, राइट? अगर हम खड़े होने की कोशिश भी करेंगे तो वी वुड स्लिप। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। और अगर एक ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया तो वो कभी रुक ही नहीं पाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। फ्रिक्शन के कारण ही एक ऑब्जेक्ट रुकता है, राइट? अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो एक ऑब्जेक्ट ने अगर चलना शुरू किया तो वो कभी रुक ही नहीं पाएगा। अगर आपने एक कार को स्टार्ट कर दिया तो वो कार कभी रुकेगी नहीं, वो हमेशा चलती ही रहेगी अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could never be started or stopped or turned to change the direction of the motion। और अगर टायर्स और सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हुआ तो वो ना तो स्टार्ट हो पाएंगी, और अगर स्टार्ट हो गई तो वो स्टॉप नहीं हो पाएंगी, और ना ही उनका डायरेक्शन चेंज हो पाएगा, राइट? इसका मतलब किसी व्हीकल को चलाने के लिए, उसको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल नहीं है। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल इन द वॉल और टाई अ नॉट। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो हम एक कील नहीं ठोक पाएंगे, हमारी टाई जो है उसकी नॉट नहीं बांध पाएंगे, राइट? तो ऐसी बहुत सारी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। फ्रिक्शन के बिना कोई भी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए।
लेकिन इसकी प्लस पॉइंट होने के साथ साथ इसके बहुत सारे माइनस पॉइंट भी हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, इसीलिए इसको ईविल बोला गया है, राइट। सो ईविल इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गुड। सो इसके इतने सारे प्लस पॉइंट्स होने के साथ साथ इसके कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। एंड व्हाट आर इट्स ईविल्स? It wears out the material, whether they are screws, ball bearings or soles of the shoes. स्क्रू हो, बॉल बेरिंग्स हो या हमारे शूज़ के सोल्स हों। आपको पता है कि जब हमारे जूते पुराने हो जाते हैं, चप्पलें पुरानी हो जाती हैं, तो वो नीचे से घिस जाती हैं, राइट। तो वो नीचे से क्यों घिस जाती है? फ्रिक्शन के कारण। या अगर कोई मशीन है, उसके पार्ट्स कुछ समय बाद ख़राब होने लग जाते हैं, तो वो ख़राब क्यों होने लग जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण उनके वो डैमेज होने लग जाते हैं, राइट। तो जब फ्रिक्शन के कारण वो डैमेज होते हैं तो वो मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है कुछ समय बाद। You must have seen worn out steps of foot over bridges at the railway stations. तो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है, राइट। वो सारे जो एग्जांपल्स थे वो कुछ डीमेरिट्स थे फ्रिक्शन के। मशीन्स ख़राब होना, हमारा सोल्स जो हैं शूज़ के सोल्स डैमेज होना, राइट। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फ्रिक्शन के डीमेरिट्स में कैलकुलेट होते हैं, राइट। और इसी के साथ साथ फ्रिक्शन जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। आपको पता है हीट का इन्वेंशन, या हम बोल सकते हैं फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ था? जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने 2 स्टोन्स को रब किया, और जब उन्होंने 2 स्टोन्स को रब किया तो उस रबिंग के कारण फायर प्रोड्यूस हुआ, राइट। सो फ्रिक्शन जो है बेसिकली उनको रब करके आप क्या कर रहे हो? उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो जब दोनों स्टोन्स के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ तो उस फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होगी। वाइगरसली रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अगर हम हमारे पाम्स को रब करें, अगर हम हमारी हथेली को रब करें, तो कुछ समय बाद हमारी हथेली जो है वो गर्म हो जाती है, राइट। हाउ डू यू फील? आपको कैसा लग रहा है? तो आप देखेंगे कि आपकी जो हथेलियाँ हैं वो गर्म हो जाएंगी कुछ समय बाद। When you strike a matchstick against the rough surface, it catches fire. जब हम मैचस्टिक को, हमारे माचिस की तीली को जब हम रब करते हैं तो उसमें क्या होता है? फायर प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमको क्या बताती हैं कि फ्रिक्शन के कारण फायर प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण फायर प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें हमको ये बता रही हैं कि फ्रिक्शन के कारण फायर प्रोड्यूस होता है, ओके। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द jar of mixer become hot when it is run for a few minutes. आपने ये भी देखा होगा कि अगर हम मिक्सर को ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो जो उसका जार है वो थोड़ा सा गर्म होने लग जाता है, राइट। तो ऐसा भी क्यों होता है? फ्रिक्शन के कारण। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच द फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। और ऐसे ही हम हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हैं जहाँ पर फ्रिक्शन के कारण हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज़ ऑपरेटेड, हीट इंजन कॉज्ड मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट जब मशीन को भी हम ऑपरेट करते हैं तो मशीन को ऑपरेट करते समय भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण काफ़ी सारी जो एनर्जी है वो उसका वेस्टेज हो जाता है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। और इन सारे डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए, इन डीमेरिट्स को ओवरकम करने के लिए हमको फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। 2 सर्फेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है हम उसको कम करना चाहते हैं अगर, तो कुछ तरीक़ों से हम 2 सर्फेसेस के बीच के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दीज फैक्टर्स जिनके कारण हम सर्फेसेस के बीच के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं? ऑल दैट फैक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, ओके। So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lecture. Thank you.